नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में हमें पढ़ने हैं कुल 5 वंश, जिनमें हम पहला वंश शुरू कर चुके हैं गुलाम वंश, जिसका कि टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे रज़िया सुल्तान के बारे में। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है रज़िया सुल्तान का फ़ोटो। रज़िया सुल्तान जिसका कि शासनकाल था 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक, यानी कि कुल मिलाकर इसने 4 साल तक शासन किया था। आइए हेडिंग डालेंगे और स्टार्ट करते हैं। यदि बात की जाए रज़िया सुल्तान की, तो यह एकमात्र पुत्री थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी रज़िया सुल्तान। इसके चारों पुत्र अयोग्य शासक थे, यानी कि शासन को संभालने लायक नहीं थे। इसीलिए इल्तुतमिश ने अपने मरने से पहले जो अपना अगला उत्तराधिकारी बनाया था वो अपने पुत्र को नहीं बल्कि अपनी पुत्री को बनाया था, रज़िया सुल्तान को बनाया था। रज़िया सुल्तान से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि भारत की या दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, या प्रथम भी पूछ सकता है या अंतिम या एकमात्र। तीनों का आंसर एक ही होगा, वह होगा रज़िया सुल्तान। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इल्तुतमिश ने मरने से पहले जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था वो अपनी पुत्री को किया था, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो रज़िया सुल्तान को गद्दी पर न बैठाकर इसका खुद बड़ा भाई, जिसका नाम था फिरोज शाह रुकनुद्दीन, वह गद्दी पर बैठ गया और रज़िया सुल्तान को गद्दी नहीं मिली, सिंहासन नहीं मिला। आइए इसके भाई का नाम नोट कर लेते हैं। फिरोज शाह रुकनुद्दीन। जब रज़िया का बड़ा भाई गद्दी पर बैठ गया तो रज़िया को इस बात से बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अब तो मेरा बड़ा भाई गद्दी पर बैठ गया है, अब मैं क्या करूं। तो उसको अपने पिता की एक बात याद आई। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इल्तुतमिश ने की प्रथा चलाई थी कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए या कोई समस्या में है तो वह लाल रंग के वस्त्र पहनकर आए, मैं उसको न्याय दूंगा। रज़िया सुल्तान ने ऐसा ही किया और लाल वस्त्र पहने और दिल्ली की जनता को इकट्ठा किया और उनके सामने आ पहुंची। जैसे ही दिल्ली की जनता ने देखा कि रज़िया सुल्तान लाल वस्त्रों में है, लाल कपड़ों में है, तो यह ज़रूर किसी समस्या में होगी। तो दिल्ली की जनता ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है। तो रज़िया सुल्तान ने बताया कि मरने से पहले मेरे पिताजी ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मुझे धोखा दे करके मेरा भाई फिरोज शाह रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठ गया है, उसको गद्दी से हटाइए और मुझे गद्दी पर बैठाइए। तो दिल्ली की जनता ने उसकी बात सुनी और ऐसा ही किया। फिरोज शाह रुकनुद्दीन कुछ ही महीने शासन कर पाया था कि दिल्ली की जनता ने रज़िया सुल्तान को सिंहासन पर बैठा दिया और बना दिया दिल्ली का अगला सुल्तान। रज़िया जैसे ही गद्दी पर बैठी, उसने सबसे पहले जो कार्य किया था वह उसने किया, जो पर्दा प्रथा होती थी उसको समाप्त किया। यानी कि समाप्त नहीं किया बल्कि त्याग कर गद्दी पर बैठ गई। यानी कि जो पर्दा, इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उसका रज़िया ने उल्लंघन किया और पर्दा को छोड़कर कुर्ता और टोपी पहनकर दरबार में आने लगी और शासन करने लगी। यह बात सभी को बहुत बुरी लगी, लेकिन क्योंकि वह शासक बन चुकी थी तो कोई भी कुछ नहीं बोल पाया था। इसके 2 विश्वसनीय व्यक्ति हुआ करते थे, जिनमें एक का नाम था एतगीन। इसको बना रखा था इसने बदायूं का इख्तेदार।
और दूसरा व्यक्ति था अल्तूनिया। और अल्तूनिया को बना रखा था इसने भटिंडे का इक्तेदार। और दोस्तों अल्तूनिया इक्तेदार होने के साथ साथ रज़िया सुल्तान का प्रेमी भी था, वन साइड लवर, यानी कि यह खुद रज़िया सुल्तान को प्रेम करता था, परंतु रज़िया सुल्तान इसको प्रेम नहीं करती थी। अब हम बात करेंगे कि रज़िया सुल्तान का पतन किस प्रकार हुआ था। एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खां। यह इथोपिया का रहने वाला था। और जब चल रहा था दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन, तो यह उस समय पर इल्तुतमिश का रसोइया हुआ करता था, बावर्ची हुआ करता था। और जब इल्तुतमिश कहीं पर अपने घोड़े पर बैठकर जाता था, तो जब वह पैर रखता था तो ये जो हुआ करता था याकूत खां, ये अपने हाथ कर दिया करता था आगे को कि आप पैर इस पर रखिए और बैठ जाइए। यह बात रज़िया सुल्तान को बहुत अच्छी लगती थी। शायद इसी से यह इम्प्रेस हो गई और इसकी एक तरह से कहा जाए तो दीवानी हो गई और इससे प्रेम करने लगी। जैसे ही पता चला याकूत खां को, तो याकूत खां भी इससे प्रेम करने लगा। अब इन दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चलने लगी। और उधर जब पता चला इसी बात का अल्तूनिया को, तो प्रॉब्लम होने लगी अल्तूनिया को, क्योंकि एक तरह से ऐसा समझिए कि एक फिल्म बन रही थी, एक फूल दो माली। उसमें एक फूल था रज़िया सुल्तान और दो माली हो चुके थे, एक याकूत खां और एक अल्तूनिया। अल्तूनिया वन साइड लवर था, यानी कि एक तरफा प्यार करता था। लेकिन याकूत खां को रज़िया सुल्तान भी प्रेम करती थी और याकूत खां भी रज़िया सुल्तान को प्रेम करता था। ऐसे ही इनकी लव स्टोरी चलती रही। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो सबसे पहले रज़िया सुल्तान ने इसको एक पद दिया जिसका नाम था अमीर आखूर। अमीर आखूर क्या हुआ करता था कि जो शाही अश्वशाला थी उसका प्रमुख। रज़िया सुल्तान ने इसको बना दिया शाही अश्वशाला का प्रमुख। उधर एक इसका चचेरा भाई था जिसका कि नाम था बहराम शाह। बहराम शाह और एक था चालीसा दल जिसका कि गठन किया था इल्तुतमिश ने। बहराम शाह और चालीसा दल ने इस चीज़ का विरोध किया कि एक राजा होकर के एक नौकर से प्रेम करती है। इन दोनों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया। और जैसे ही पता चला इस बात का अल्तूनिया को, तो अल्तूनिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने विद्रोह कर दिया पंजाब में। और जब विद्रोह किया और विद्रोह करके इसने खुद को क्या कहा कि खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया पंजाब का, कि आज से पंजाब का राजा मैं हूँ। और यह बात पता चली रज़िया सुल्तान को, तो रज़िया सुल्तान इसका विरोध करने के लिए पहुँच गई पंजाब। तो जब रज़िया पहुँच गई इसका विरोध करने के लिए पंजाब में, तो रज़िया सुल्तान और अल्तूनिया के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में अल्तूनिया ने रज़िया सुल्तान को हरा दिया और हराकर इसको बना लिया अपना बंदी। इधर रज़िया सुल्तान को अल्तूनिया ने बंदी बना लिया। उधर बहराम शाह और चालीसा दल ने याकूत खां को अकेला पाकर उसका काम ख़त्म कर दिया, याकूत खां को ख़त्म कर दिया। जब अल्तूनिया ने इसको बंदी बनाया तो इसके सामने दो विकल्प रखे। पहला विकल्प था कि मुझसे शादी कर लो, और दूसरा विकल्प था या मुझे दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दो।
क्योंकि अल्तुनिया बहुत होशियार था। वह जानता था कि यदि इसने मुझसे शादी कर ली तो इसका पति होने के नाते दिल्ली का सुल्तान मैं खुद ही बन जाऊंगा, अन्यथा मैं इसको मारकर दिल्ली का सुल्तान तो बन ही जाऊंगा। तो रजिया सुल्तान ने थोड़ा होशियारी से काम लिया और सोचा कि मरने से तो अच्छा है क्यों ना इसी से शादी कर ली जाए। वह प्रेम करती थी याकूत खां से, लेकिन वह तो मर चुका था, तो उसने शादी कर ली अल्तुनिया से। और उधर बहराम शाह इन दोनों को एब्सेंट पाकर, वहाँ पर अनुपस्थित पाकर दिल्ली का खुद शासक बन गया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और जब यह बात पता चली रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को, तो वह बहराम शाह का विरोध करने के लिए पहुंच गए दिल्ली। यानी कि जा ही रहे थे पंजाब से दिल्ली, पंजाब टू दिल्ली। जब जा रहे थे तो रास्ते में ही हरियाणा पड़ता है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कैथल। कैथल नामक स्थान जो कि पड़ता है हरियाणा में, वहीं पर दोनों आराम करने लगे। और जैसे ही आराम कर रहे थे रात को, तो बहराम शाह ने अपना 40वां दल भेजा और 40वां दल भेजकर दोनों को घिरवा लिया वहीं पर कैथल में। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों ही घिर चुके थे। तो तभी से यह पीड़िता चली हुई आ रही है कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो वह 40वां दल के ही बीच में फंस चुकी थी और वहीं पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों का ही काम तमाम कर दिया 40वां दल ने। यानी कि दोनों की ही मृत्यु हो गई। और इन दोनों की मृत्यु हुई कैथल में। तो इनका भी मकबरे भी कहाँ पर बने हैं? कैथल में। पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान का या अल्तुनिया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कैथल में, जो कि कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं इससे आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि UPSSC ने, यानी कि जो हमारी यूपी सरकार है उसका एक विभाग है UPSSC, उसने गाइडलाइन जारी की है कि अब PAT जो कि कंपलसरी हो चुका है, यानी कि जो भी बच्चा ग्रुप C का एग्ज़ाम देना चाहता है यूपी से रिलेटेड किसी भी जॉब का, तो उसको वह पास करना अनिवार्य होगा। उसको पास करने के बाद ही वह किसी भी मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, आपको उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या उसका सिलेबस होगा, कितने % पे पास होंगे, यानी कि कुल मिलाकर एक एक क्वेश्चन का आंसर उसमें दे दिया जाएगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब हम देख चुके हैं कि रजिया सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है और अब संपूर्ण सत्ता आ चुकी है उसके चचेरे भाई बहराम शाह के हाथ में। तो दिल्ली का अगला सुल्तान होगा बहराम शाह। जिसका कि शासनकाल है 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक, यानी कि कुल मिलाकर 2 साल तक ही यह शासन कर पाया था और 2 साल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। बहराम शाह से बनने वाले सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मोस्ट हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि इसने जो एक पद बनाया था जिसका नाम था नायाब-ए-मुमलकात। नायाब-ए-मुमलकात का इसने एक पद बनाया था। पूछा जाता है कि नायाब-ए-मुमलकात का पद किस शासक ने बनवाया था? तो आंसर होगा बहराम शाह। और यह कौन हुआ करता था? कि जो हमारा 40वां दल था उसका नियंत्रक, यानी कि सभी की जो 40 के व्यक्ति थे, 40 के 40 वो इसी के नियंत्रण में होते थे। और इसने जो अपना पहला नायाब-ए-मुमलकात बनाया था वो बनाया था एतगीन को। ये वही एतगीन है जो कि रजिया सुल्तान का विश्वसनीय व्यक्ति था।
और इससे क्वेश्चन जो बनता है दूसरा, वह पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में भारत पर प्रथम मंगोलीय आक्रमण हुआ था? तो वह हुआ था बहराम शाह के। हालांकि प्रथम मंगोलीय आक्रमण जो हुआ था वह इल्तुतमिश के शासनकाल में हो चुका था, लेकिन वह भारतीयों पर नहीं हुआ था, वह बाहर से ही आया था चंगेज खां, और उसने बाहर के ही व्यक्ति पर यानी कि जलालुद्दीन मंगबर्नी पर आक्रमण किया था और उसको ख़त्म करके सिंध से ही वापस चला गया था। लेकिन जो भारत के व्यक्तियों पर पहला मंगोलीय आक्रमण हुआ था वह बहराम शाह के शासनकाल में ही हुआ था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, हिस्ट्री को हल्के में ना लें, क्योंकि UPSSC PET में पूरे 10 नंबर की आ रही है और कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि हिस्ट्री ना पूछी जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।